हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम लास्ट चैप्टर कवर करने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट। ये लास्ट चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसा कहा था, जैसा मुझे बच्चों ने कहा, आप लोगों ने बोला, जिन लोगों ने भी बोला उन लोगों को मैं बेस मान के चला और उसी के बेसिस पे मैंने जो वीडियोस प्रोवाइड करने की कहा था, मैंने मैक्सिमम वीडियोस प्रोवाइड कर दिया और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू राइट पेपर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बच्चे डिमांड कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आप अभी रीड करते रहो, माइंड में ज्यादा डिस्टर्ब अपने आप को मत करो। वो सारी चीजें मैं कहा हूं तो मैं कैसे भी करके प्रोवाइड कर दूंगा और वो मैं प्रोवाइड करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, इसलिए इसका टेंशन नहीं लो। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए? तो चैप्टर नंबर 1 to 4, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 to 12। राइट, इधर से 1 2 3 4 और इधर 8 9 10 11 और इधर 12, यानी टोटल 5 + 4, यानी देखा जाए तो मैंने 9 चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर अप करवा दिया है। सिर्फ 3 चैप्टर्स की कवर अप नहीं करवाया है और वो है आपका 5 6 एंड 7। जैसा कि बच्चों ने कहा, यानी कुछ लोगों ने कहा कि सर ये एमसीक्यूज हम कवर अप कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये चैप्टर्स आते हैं उनको। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। ज्यादा चीजों के बारे में बात करके टाइम में आपका खराब नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम है आपकी। ओके, फिलहाल स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने हर बार ये कहा कि आप कभी भी चैप्टर स्टार्ट करो तो उसका इंट्रोडक्शन एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। जैसे जब मैं इसका इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड किया, आई मीन जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन रीड किया, तब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिला जो नॉर्मली क्वेश्चन का आंसर बच्चे पूछते हैं, स्टेटमेंट वाले आंसर्स कैसे लिखे। तो ये देखो, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, नो बिजनेस कैन ऑपरेट इटसेल्फ बीइंग अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी। ये क्वेश्चन अगर आप आपने अक्सर देखा होगा, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट करके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें देखो यहाँ पे, हालांकि इसका एग्जैक्ट आंसर ये नहीं, एग्जैक्ट आंसर आगे और है, मतलब और भी पॉइंट है, पर ये देखो ये सेंटेंस मिला कि नहीं मिला। अब इसमें देखो क्या लिखा, वो सुनो। A business sells its produce or service to the consumer. It gives employment to the employees. It purchases raw material from the suppliers. It keeps competing with the competing with the product and service of the competitor. और ये जितने भी लोग हैं, ये सारे कहाँ हैं? ये सब सोसाइटी के पार्ट है, चाहे कंज्यूमर हो, एम्प्लॉइज हो, सप्लायर्स हो या competitors. All these people are part of the society. So no business can operate itself being aloof from the society. ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है जो आपको याद रखने जैसा है, वो क्या है? बिजनेस ग्रुप ऑफ सच फैक्टर इज नोन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये वाला रहने दो फिलहाल, अभी आगे आएगा तो उसमें मैं कवर अप करवा देता हूँ। इसका डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा किधर गया, ये देखो इसमें है, ये रहा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ combination of various environment which creates new challenges and new opportunities। ये याद रखना कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस environment which creates new challenges and new opportunities। ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो हो गया, ये इंपॉर्टेंस है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करने का इंपॉर्टेंस, तो ये आप खुद से एक बार रीड कर लेना। इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है, पूरा रीड करने जैसा, एक्सप्लेनेशन जैसा वो है। और ये रहा, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बेसिकली इसमें दो है, एक इंटरनल फैक्टर्स है और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिजनेस को अफेक्ट करने वाले इन्वायरमेंट्स कितने हैं? तो दो है, एक है आपका इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। फिर बोलता है स्टेट द इंटरनल फैक्टर्स, तो जिसमें आपका हो जाएगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉइज एंड मैनेजरल। याद रखना कि बिजनेस के अंदर के लोगों की अगर बात करते हैं तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? इंटरनल। जिसमें आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉइज एंड मैनेजरल फंक्शन है, सॉरी मैनेजरल सिस्टम है। और एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल में बाहर के लोगों को इंक्लूड किया है, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया और लीगल हो गया। इसमें से इकोनॉमिक वाले में देखो काफी सारे पॉइंट है, इकोनॉमिक का अलग से भी पूछ सकता है। तो कुछ पॉइंट है जिसमें आपको याद हो जाएगा, जैसे कि फिस्कल, मॉनेटरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम, ये 4 पॉइंट्स आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक सिस्टम, बाकी के जो पॉइंट्स है अदर फैक्टर्स हो गया, बाकी के 2 पॉइंट्स इट में पॉसिबल टाइम लगे, बट ये इजी है। लेकिन मैंने इसलिए ये उल्टा रीड किया कि जो इजी वाले वो पहले याद कर ले, फिस्कल, मॉनेटरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पर कैपिटल इनकम, ऐसे लर्न कर सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम, सॉरी, उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम है, डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रीजनल डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, सॉरी इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक। उसके बाद है सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो सारे फैक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्वॉर्मेंट, आई मीन बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे व्हाट इज इंटरनल, तो इंटरनल का मतलब याद रखना, दोज व्हिच कैन बी लार्जली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर्स, सच फैक्टर्स आर नोन एज अ इंटरनल फैक्टर्स। और which are not mostly not under the control of the managers are known as external। अब एक्सटर्नल में कौन कौन सा है तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाओ इकोनॉमिक वाले में। तो इकोनॉमिक वाला मैंने बोला कि एक बार आप इसको रीड कर लेना, ठीक है, और बाकी जहां जरूरत लगेगी मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका चिंता नहीं करो। उसके बाद आ जाता है आपका सोशल, ये जो अलग अलग है। अब सोशल वाले में देखो, जो मैंने अभी कहा ना कि नो बिजनेस कैन अलूट फ्रॉम द सोसाइटी और ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज ओरिजिनेट ग्रोज एंड एंड्स इन द सोसाइटी, ये याद रखना। ओरिजिनेट्स एंड ग्रोज एंड एंड्स इन द सोसाइटी। बिजनेस एक्टिविटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ट्रेडिशनल एक्सेट्रा। सोसाइटी इज डायनेमिक, हेंस द लाइफस्टाइल प्रैक्टिस कैन नॉट रिमेन द सेम। तो याद रखना ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन को अगर आप लिखते हो तो ज्यादा इंप्रेसिव होगा। हालांकि वो भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी आएगा कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अगर 2 से 3 मार्क्स में आता है तो आप दोनों को क्या कर देना, मर्ज कर देना। उसमें भी अच्छा लिखा हुआ, इसमें भी अच्छा लिखा, दोनों को मर्ज करके लिखोगे, आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कल्चरल। तो कल्चरल का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी का कल्चर होता है, जैसे लोगों की लाइफस्टाइल होता है, ट्रेडिशनल होता है, वो भी डिमांड पे इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें आप रीड कर लेना। उसके बाद टेक्नोलॉजी में एक जो पॉइंट आता है वो ये वाला आता है, एम बैंकिंग। टू इनेबल पीपल टू ड्राइव मैक्सिमम एडवांटेज, ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स हैव अडॉप्टेड ई बैंकिंग एंड एम बैंकिंग which have been made simple and easy to understand. Internet connected computers can be helpful in the e-banking operation. Internet connected smartphones can be helpful in m-banking. यानी एग्जाम में पूछता है कि इंटरनेट ये सॉरी ई बैंकिंग और एम बैंकिंग कैसे पॉसिबल है, तो याद रखना इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है और स्मार्टफोन के थ्रू पॉसिबल है। यानी एक ऐसा इंटरनेट जिस मतलब एक स्मार्टफोन ऐसा जिसमें इंटरनेट कनेक्टेड हो, तो आप उसके थ्रू ये सारी काम कर सकते हो। ये लास्ट लाइन इन शॉर्ट एक बार अच्छे से रीड कर लेना, किसका, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का। उसके बाद पॉलिटिकल वाला है, तो पॉलिटिकल का इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ, वेस्ट बंगाल में नैनो कार का प्रोजेक्ट था, वो नहीं चल पाया क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो टाटा ग्रुप को उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो बाद में उनको वेस्ट बंगाल को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो ये वाला याद रख सकते हो। उसके बाद है लीगल फैक्टर्स। हाँ, लीगल फैक्टर्स वाला इंपॉर्टेंट है। लीगल फैक्टर्स में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये याद रखना 1951। इसेंशियल कमोडिटीज 1955। ट्रेडमार्क है 1999। स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन 1986 याद रखना। और मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जिसका नाम है एमआरटीपी, वो याद रखना 1969। एक लास्ट है और वो है कंपटीशन एक्ट, वो याद रखना 2000। ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना, इसमें से एक न एक ऑलमोस्ट चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कौन कौन सा है। उसके बाद याद रखना ये 1991 में आपका आया था एलपीजी, वो याद रखना 1991 में एलपीजी आया था। और एलपीजी के बारे में थोड़ा दो जो पॉइंट्स है वो याद रखना, जैसे कि डीमेट का फुल फॉर्म क्या होता है, डीमेटरलाइजेशन। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, जिसका मेन काम क्या था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद इंडिया का सिंबल क्या है, रुपीज वाला, ये याद रखना, रुपीज सिंबल है इंडिया का, ये ऐसा, ठीक है, रुपीस का सिंबल इंडिया का खुद का। ओके, उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस राज खत्म हो, तो चलो ये तो हो गया। उसके बाद रखना कि फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री में क्या है, फीमा है, इसका फुल फॉर्म ही क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसके पहले कौन सा था, फेरा था, फेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। उसके बाद एमआरटीपी है जो बेसिकली मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को कंट्रोल करता है, तो ये याद रख लेना। और उसके बाद तो प्राइवेटाइजेशन, ये सारे तो आपको रीड ही करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा था और काफी सारे बच्चों ने मुझे एमसीक्यू में पूछा, आई मीन क्वेश्चन पूछा कि सर ये इसका आंसर क्या होगा। जैसे 1951 से 1991 वाज डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर। याद रखना है कि जो पीरियड 1951 से 1991 था, ये किसके थ्रू डोमिनेटेड था, तो पब्लिक सेक्टर। बहुत सारे बच्चों ने एग्रीकल्चर लिखा था क्योंकि पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता था, तो इसलिए उनको लगा था ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है। उसके बाद बाकी का आप एक बार रीड कर लेना और फुल फॉर्म्स याद रख लेना। लाइक डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट का फुल फॉर्म क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ याद कर लेना। बाकी का मैंने ऑलरेडी टिक करवा दिया है, तो ये आपका चैप्टर ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू की बात करते हैं, तो चलो फिलहाल एमसीक्यू भी देखते हैं क्या क्या है एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज में नंबर 1, इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951। बाकी का 1955 है। देखो इसमें मैंने कहा ना काफी सारे हैं, तो आपको सारे का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रीजन है कि क्वेश्चन लगभग एक फिक्स ही आएगा। जैसे 1951 में कौन सा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट था। फिर 1955 में कमोडिटीज वाला था, यानी जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर 1955 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका ये 1969, ये 1986 कौन सा, ये कंज्यूमर का है। उसके बाद 1969 का जो है इसमें ये आपका था एमआरटीपी।
तो एमआरटीपी कब आया था? 1969 में आया था। और कंज्यूमर वाला कब आया था? कंज्यूमर वाला आया था 1986 में। तो चलो देखते हैं कि आगे क्वेश्चन है भी कि नहीं है। इन विच ईयर ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क कब आया था? तो 1999 में आया था। ट्रेडमार्क याद रखना 1999 में आया था। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर एक्ट कब आया था? तो स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर जो आया था वो 1976 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी, एलपीजी जो है वो बेसिकली कब आया था? 1991 में। हाउ इज इंडिया करेंसी सिंबलाइज्ड, तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये ऐसा है, यानी आर है और ये है, यानी जो हम लोग आर ऐसे लिखते हैं ना, उसमें हाफ है और उसके बाद हिंदी वाला र है। ओके, तो ये हो गया आपका रुपीस का। एट प्रेजेंट विच एक्ट इज प्रिविलेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए करंट कौन सा है? फेमा है। इसके पहले फेरा था, तो अभी जो करंट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? फेमा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अब देखो ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन क्या होगा, आप अगर रीड करते हो ना, तो आपका जो कॉमन सेंस है यूज करके कर सकते हो। जैसे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बिल्कुल है, absence ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेस बिल्कुल है, एक्सप्लोइटेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखो एक्सप्लोइट करने का काम तो बिल्कुल है, यानी कोई भी नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए ना, तो ये तो एक्सप्लोइटेशन नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बेनिफिट क्या है? मिस यूज ऑफ पावर थी, तो बेनिफिट नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बेनिफिट नहीं है। एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर, ये भी बेनिफिट नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब आप रीड करते हो ना, तो कभी कभी ऑप्शंस की वजह से भी आपको आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12। आई होप कि इसमें क्लियर हो गया होगा, जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट वो मैंने इसमें कवर अप करवा दिया है। ये डेट वाले याद रखना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, फिलहाल यहाँ पे आपका ओसीएम का जितना मैंने कहा था उतना मैंने एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिया है। अभी आपका जो नेक्स्ट है वो होगा सॉल्यूशन, कि कैसे पेपर आपको लिखना है, कैसे क्या चीजें मेंटेन करना है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।